हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? हेलो हेलो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ बेटा, हमारा एनिमल किंगडम वाला पार्ट एकदम ब्रेन में सेट हो गया होगा, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल। इसका वेटेज बहुत तगड़ा है। ठीक है, इसका वेटेज बहुत तगड़ा है, मैं पहले से बोल रहा हूं। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इस चैप्टर से मिल ही जाएंगे आपको। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ना, तो उसके क्वेश्चन कहां कहां मिलेंगे आपको? केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, जो बायोमोलिक्यूल वहां पर भी कनेक्टेड है सारा का सारा, पर वह थोड़ा सा डीपली है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बेस पर वहां थोड़ा सा आप मिसिंग करोगे, पर मैं स्ट्रक्चर वाले बात भी लगभग लगभग करा देंगे आपको। ठीक है, वह काफी कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। 20% या 10% वाला पार्ट जो प्योर केमिस्ट्री को बिलोंग करता है वह वहां से कवर कर लोगे। ठीक है, बट हाँ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, नीट में केमिस्ट्री वाला भी यहां से मिल जाता है और ये वाला मिल ही जाएगा। और बॉटनी वाला पार्ट भी यहां हम कवर कर देंगे, क्योंकि साइटोलॉजी टोटली बायोमोलिक्यूल बेस्ड है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी बायोमोलिक्यूल बेस्ड है। ठीक है, टॉपिक इसी से इंटरकनेक्टेड है। तो बायोमोलिक्यूल ऑलरेडी हाई वेटेज भी रखता है, इंटरकनेक्टेड भी है, केमिस्ट्री से भी कनेक्शन है, बॉटनी से भी कनेक्शन है, और जूलॉजी में तो है ही। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा। लेक्चर फर्स्ट है आज का हमारा टारगेट। देखो आज मैं बेसिक कराऊंगा, पहले बोल रहा हूं। जब भी हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं तो पहला लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी के बेस पर चल रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, एनसीईआरटी लेके चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो एनसीईआरटी बोल रही है लाइन टू लाइन ब्रेन में सेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज तो मैं बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगा आपको बायोमोलिक्यूल की, कि भाई एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपो, कोई भी केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, उनकी एनालिसिस कैसे करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स की, पहला। फिर हम बात करेंगे उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो 2 ही टारगेट है यहाँ, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, एकदम रिलैक्स चिल होकर के यार लेक्चर लेने वाले हो। हाँ, आज जो डीपीपी मिलेगी वो आपको कॉर्डेट्स की मिलेगी। ठीक है, जिससे कि कॉर्डेट्स के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लोगे। आज बेसिक स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बायोमोलिक्यूल की डीपीपी देने वाले हैं। ठीक है, उसमें 2 लेक्चर कवर करेंगे बायोमोलिक्यूल के, आज का लेक्चर और आगे नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट टारगेट करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है और थोड़ा टिपिकल भी है। उसको एकदम हलवा बना करके ब्रेन में सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट क्या है बेटा? पहला टारगेट हमारा होगा, ठीक है, एनालिसिस ऑफ केमिकल, ठीक है, कंपोजिशन जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, अगला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। ठीक है, वही बायोमोलिक्यूल है क्या? ठीक है, बायो टर्म किसके लिए लगाते हैं हम? बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल का टर्म जब किसके लिए आता है? मॉलिक्यूल का मतलब केमिकल। ठीक है, या आप कंपोनेंट बोल सकते हो, एलिमेंट बोल सकते हो, यानी ऐसे कंपोनेंट, एलिमेंट या केमिकल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। क्लियर है बिल्कुल? या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल। अच्छा, नो वीडियो नो वीडियो नो वीडियो, कोई प्रॉब्लम है विजिबिलिटी में क्या? नो वीडियो नो वीडियो, कंटिन्यू करूं क्या? हाँ बेटा, वीडियो बताओ प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा? विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं? ओके, हो गया ना? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन, कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो आपसे बात चल रही थी व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। बायो मतलब होता है लिविंग, मॉलिक्यूल का मतलब होता है केमिकल। भाई केमिकल टर्म यूज कर सकते हो आप इनके लिए। ठीक है, ओके ओके ओके, बेहतरीन। तो मुझे लगा पॉज हो गया थोड़ा सा अभी। ठीक है, नो वीडियो कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो मैं भी रुक गया थोड़ा सा।
तो अगेन से मैं एक बार रिपीट करता हूं, बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझना है आपको। व्हाट इज बायो? बायो मतलब कई मीटर लगाते हैं, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ठीक है। बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल का मतलब टर्म किसके लिए लगाया, मॉलिक्यूल हमने, मॉलिक्यूल का मतलब है केमिकल, एलिमेंट्स बोल सकते हो, समझ रहे हो, केमिकल या एलिमेंट्स, ठीक है, या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, समझना भाई। बायो मतलब लाइफ, लिविंग, आप समझ रहे हो। तो किसी लिविंग या लाइफ को बनाने के लिए जिन केमिकल या एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे केमिकल या एलिमेंट जो किसी, नो वीडियो हो क्या रहा है भाई ये, नो वीडियो, कुछ तो प्रॉब्लम है, नो वीडियो। बेटा विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं, ये बताओ पहले, विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं, विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं, नो वीडियो। ये लैग क्यों हो रहा है भाई? ओके ओके ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है मुझे, आज लग रहा है, ठीक है। ओके 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 डन, अब क्लियर है, ठीक है। तो बीच बीच में कुछ हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओके डन। तो समझ पा रहे हो ना, लिविंग, बायो टर्म किसके लिए लगाते हैं, लिविंग के लिए लगाते हैं, और मॉलिक्यूल का मतलब है केमिकल या एलिमेंट्स, यानी ऐसे केमिकल या एलिमेंट जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, केमिकल एलिमेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो उसको और करके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। तो बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब केमिकल या एलिमेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, या ऐसे भी कह सकते हो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल विच फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। आज हो क्या रहा है भाई, फिर लैग, नो वीडियो, ओहो, 1 मिनट रुको, बोलना ही पड़ेगा एक बार, है ना। कंटिन्यू करूं, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो बायो और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आ गया ना, बायो और मॉलिक्यूल, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो रहा है अभी, ठीक है, टीम काम कर रही है, टेंशन मत करो, ठीक है, ठीक है। कुछ लैग की प्रॉब्लम अगर आती है तो रिफ्रेश कर लो अभी, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू है तो उसको रिजॉल्व करते हैं अभी, ठीक है।
कंटिन्यू करते हैं। तो लिविंग समझ में आ गया, मॉलिक्यूल समझ में आ गया। अब यहां पढ़ना क्या है हमें बायोमॉलिक्यूल में, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल को हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे समझाऊंगा आपको भाई। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो मतलब होता है लार्ज। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं जो बेटा बायोमॉलिक्यूल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। किस किस पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं समझो। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो कंटिन्यू कर रहे हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब माइक्रो में कौन आएगा, मैक्रो में कौन आएगा। ठीक है, जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, आप समझ रहे हो। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं साइज में छोटे होते हैं, उनको मोनोमर यूनिट बोल सकते हो। जिनके पॉलीमराइजेशन से मैक्रोमॉलिक्यूल बनते हैं, लाइक अ पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो जो माइक्रोमॉलिक्यूल है, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। अब स्मॉल किसके बेस पे बोल रहे हो, जिनका साइज, समझना मेरी बात, ठीक है, 18 से लेकर के 800 डाल्टन, इस रेंज के जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। मैक्रो मतलब साइज जिनका बड़ा होगा। मोर देन 800 डाल्टन की रेंज के जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, आप समझ रहे हो। बायो माइक्रो जिनका साइज स्मॉल है, आप समझ रहे हो, जिनका साइज स्मॉल है। देखो बेटा टेंशन मत करो, जो बार बार कुछ लैगिंग हो रही है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है, अभी टीम वर्क कर रही है इसके ऊपर, टेंशन मत लो आप। ठीक है, कंटिन्यू रखो, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 18 से लेकर के 800 डाल्टन और मोर देन 800 डाल्टन, ठीक है, इस रेंज के बीच में जितने भी होंगे सब बायो माइक्रोमॉलिक्यूल हैं, और इस रेंज में जितने भी आएंगे ऊपर वाले सारे सारे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। अब जैसे बायो माइक्रोमॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें क्या आते हैं, स्मॉल मोनोमेरिक सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है, जिनके पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन क्या हो गया, प्रोटीन क्या हो गया, प्रोटीन हो गया बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, या सिंपल शुगर लिखते हैं, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, और सिंपल शुगर के पॉलीमराइजेशन से, समझ रहे हो, माइक्रोमॉलिक्यूल समझो मोती, किसी माला के मोती हैं, और मोतियों को पिरोने से जो पूरी माला बनती है वो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है, समझ रहे हो भाई। माइक्रोमॉलिक्यूल का मतलब है स्मॉल साइज, जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिनके जो मोनोमेरिक सब्सटेंस बोल सकते हो, जिनके पॉलीमराइजेशन से, जिनके मिला देने से, मोतियों के पिरोने से जो माला बन रही है, इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल। और जो मोती है या स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल शुगर के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, अगर इसके अंदर समझने की कोशिश करना, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर। आगे अगर हम बात करते हैं तो समझना होगा आपको इसके अंदर, ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये समझ में आया
कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल में पढ़ने हो, बायो मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ने हैं। माइक्रो जिनका साइज 18 से लेकर के 800 डाल्टन है, और मैक्रो जिनका साइज मोर देन 800 डाल्टन है। ठीक है, लाइक अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनते हैं, सिंपल शुगर के पॉलीमराइजेशन से पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इनको मोनोमेरिक सब्सटेंस बोल सकते हो, इनको पॉलीमेरिक सब्सटेंस बोल सकते हो। हाँ बेटा, यस सर, नो वॉइस। वॉइस परफेक्ट है क्या? वॉइस परफेक्ट है क्या? क्या हो रहा है भाई आज? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है या नहीं? हेलो, हेलो, पीएमएस। ठीक है, देखो कुछ, अगर किसी के डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिफ्रेश कर लो। ठीक है, वॉइस मुझे लग रहा है परफेक्ट है। ओके ओके, डन डन डन, कंटिन्यू करते हैं। चलो, अभी तो बेसिक, बिल्कुल बहुत बेसिक लेके चल रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब एनसीईआरटी का जो पहला पैरा है, एनसीईआरटी का पहला पैरा क्या बोलता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी का पहला पैरा बोलता है देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, इन अवर बायोस्फीयर। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल? मतलब एलिमेंट्स, केमिकल की जब भी बात आती है तो मतलब एक ही बात है, केमिकल्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो या कंपाउंड्स बोलो। क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के एलिमेंट्स, केमिकल या कंपाउंड के मिलने से बनते हैं? एक माइंड में आता है एक बात। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल, प्लांट, फंगस, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। क्या सेम टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर के बनते हैं? अब समझो मेरी बात। ठीक है भाई, हम सब क्या खाते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कैसे चलते हैं, मैं समझाता हूं। ठीक है, जैसे समझो, कोशिश करो समझने की। भाई सन है यहां पर, सन। ठीक है, सन से लाइट कहां आती है? अर्थ पर, प्लांट के पास। सन से लाइट कहां आती है? अर्थ पर, प्लांट के पास। प्लांट इस लाइट से क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी, एटीपी एनर्जी, एटीपी, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब इस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्लांट कहां करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन। अब फूड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी तो हम यूज करेंगे। ठीक है, बट एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं यहां पर CO2। CO2 एटमॉस्फेयर से आ रहा है। ठीक है, धरती से क्या ले रहे हैं? H2O लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम डिफरेंट सब्सटेंस आइंस लेते हैं। ठीक है, लाइक ए मिनरल्स। ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये सब हम कहां से ले रहे हैं? रूट से ले रहे हैं, ये यहां से ले रहे हैं। तो इन सब के मिलने से बन क्या रहा है? फूड ही तो बन रहा है। अब फाइनली होता क्या है? ये फूड कहां बन रहा है? प्लांट्स के अंदर। अब इन प्लांट को इनटेक कौन कर रहा है? कौन इनको खाता है? इन प्लांट को एनिमल इनटेक करते हैं। कैसे एनिमल? हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स एनिमल्स को कौन इनटेक करता है, जरा बताओ? कौन खाता है हर्बीवोर्स एनिमल्स को? इनको खाएगा कार्निवोर्स। समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, बहुत बच्चों वाली स्टाइल में शायद समझ में आ जाए। फाइनली क्या होता है, चाहे वो हर्बीवोर्स हो या वो कार्निवोर्स हो, इन सब की क्या होती है? डेथ होती है। ठीक है, प्लांट को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट भी।
जब इनकी डेथ होगी तो सारा के सारे इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहां जाएंगे? सारे मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? सॉइल के अंदर। ऑल मॉलिक्यूल्स भाई हम दफना देते हैं इनको, या नीचे गिर जाएंगे सारे के सारे सॉइल में, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, सॉइल। भाई सब कहां चला गया? अर्थ क्रस्ट में चला गया, सॉइल में चला गया आफ्टर डेथ। और डेथ के बाद ये क्या करेंगे? ये सब सब्सटेंस यहां से वापस एब्जॉर्ब होकर के प्लांट में एंटर करेंगे, यहां से वापस एब्जॉर्ब होकर के प्लांट में एंटर करेंगे। यानी इतना समझ में आ रहा है कि भाई यहां से एनर्जी ली हमने, यहां से फूड प्रोड्यूस किया, प्लांट ने अपनी लाइफ कंटिन्यू की, ठीक है। ये फूड कहां ट्रांसफर कर गया? हर्बी कार्नी, देन आफ्टर डेथ, डेथ प्लांट की हो, हर्बीवोरस एनिमल की हो, कार्निवोरस एनिमल की हो, आफ्टर डेथ इनका सारा बॉडी के केमिकल्स एलिमेंट सॉइल में अर्थ क्रस्ट में जाएंगे, अर्थ क्रस्ट से वापस प्लांट में आएंगे। यानी साइकिल चल रही है, ये साइकिल कंटिन्यू चल रही है। नहीं, जो अर्थ क्रस्ट में है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है, इंक्लूडिंग प्लांट, इंक्लूडिंग हर्बीवोरस एनिमल, इंक्लूडिंग कार्निवोरस एनिमल। इन सब के अंदर ये चीज कंटिन्यू क्या चल रही है? सर्क्यूलेट हो रही है। ओके सर, ह्यूमन कार हम लोग कार्निवोर्स नहीं, हम ओमनीवोर्स हैं बेटा, ठीक है। हम दोनों ही चीजें ले लेते हैं, ठीक है। हम हर्बीवोर्स भी हैं, हम कार्निवोर्स भी हैं, दोनों को मिक्स कर दो तो हम ओमनीवोर्स हैं। क्लियर बिल्कुल। तो एक सवाल समझ में आ रही है कि एक्चुअल में ये जो माइंड में आ रहा है ना कि आर ऑल एनिमल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स? यस, लगभग लगभग सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू साइकिल रन हो रही है, कंटिन्यू साइकिल रन हो रही है तो लगभग सेम ही होते हैं। भाई यहां से तो एनर्जी हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फूड के प्रिपेयर करने में। फूड के लिए एलिमेंट हम कहां से लेते हैं? नीचे से लेते हैं, CO2 को बाहर से लेते हैं, उठा करके हमने फूड प्रिपेयर किया। इस फूड को इनटेक हर्बीवोर करता है, कार्निवोर करता है, डेथ होती है तो घूम करके ये रोटेशन हो रहा है। तो लगभग एलिमेंट सिमिलर होते हैं। अब एनसीईआरटी क्या एक्सप्लेन करती है? एक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इन टेबल्स को आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन हर साल इन टेबल्स पर आता है, हर साल। एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। अब नॉन लिविंग में हम किसकी बात करेंगे? नॉन लिविंग में हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट की। और लिविंग के अंदर बात करेंगे ह्यूमन बॉडी। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी, तो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी का कंपैरिजन करेंगे। आपके दिमाग में सर इतनी टिपिकल टेबल कैसे याद होगी? अभी 2 मिनट में याद कराता हूं, 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं अभी बताता हूं, अभी यही याद करा देंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, टेंशन मत करो, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में पहला क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम कौन से एलिमेंट्स होते हैं और मिनिमम कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे, अर्थ क्रस्ट की बात कर लेते हैं। अर्थ क्रस्ट लिविंग होगा या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। दूसरा हम ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, लिविंग होगा नॉन लिविंग? भाई लिविंग होगा, लिविंग होगा, लिविंग, ठीक है। समझने की कोशिश करना, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करता हूं तो क्वेश्चन 2 ही बनते हैं, मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में पूछेगा भाई मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम ध्यान रखना है आपको। लिविंग बॉडी में मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है, रख पाओगे। ध्यान से देखो भाई, मैक्सिमम ऑक्सीजन ही होगी दोनों केस के अंदर। अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं तो मैक्सिमम के अंदर चाहे तो वो अर्थ क्रस्ट हो या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ऑक्सीजन ही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा और याद भी रहेगा आपको, नो डाउट, ठीक है। मैक्सिमम के अंदर बस एक ही चीज याद रखनी है आपको, ऑक्सीजन, दोनों की केस में ही ऑक्सीजन। मैक्सिमम
मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में आपको क्या याद रखना है? ऑक्सीजन। दोनों के केस में, लिविंग हो या नॉन लिविंग, अर्थ क्रस्ट हो या ह्यूमन बॉडी, मैक्सिमम में आपको एक ही चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन। हां, मिनिमम में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं, हां, तो यहां आपको देखो मिनिमम क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर वेरी लिटिल क्या है? नाइट्रोजन। अर्थ क्रस्ट में सबसे कम क्या होता है? नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो सिलिका बहुत कम होता है, ना के बराबर नेग्लिजिबल। सिलिका ना के बराबर नेग्लिजिबल। ध्यान से देखो, तो यहां नेग्लिजिबल क्या दिखा रखा है हमने? सिलिका को दिखा रखा है। और यहां वेरी लिटिल अमाउंट किसको दिखा रखा है? नाइट्रोजन को दिखा रखा है। तो यहां आपको नाइट्रोजन और सिलिका ध्यान रखना है। अर्थ क्रस्ट में सिलिका काफी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा और आपको याद भी रहेगा। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं टेबल को। टेबल में पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट में सबसे कम क्या होता है? मिनिमम। सबसे ज्यादा क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे ह्यूमन बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भाई मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम दोनों के केस में ऑक्सीजन होगा और मिनिमम दोनों के केस में नाइट्रोजन होगा। सॉरी, मिनिमम नाइट्रोजन और यहां पर सिलिका होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिलिका कम होता है, अर्थ क्रस्ट पर सिलिका काफी होता है। ओके, नो वीडियो सर, सर नो वॉइस, नो वीडियो। ये एक बार बताओ, क्या वॉइस और वीडियो की क्वालिटी कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बार क्लियर करो फटाफट। सभी को दिक्कत आ रही है? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है या नहीं? फटाफट बताओ। जिनको दिक्कत आ रही है तो कोई हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, क्लियर है यार, ऐसे तो गड़बड़ होगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई आपको कि मैक्सिमम मिनिमम ये पूछेगा आपसे, आपको याद रखना है। अब दूसरा क्या पूछेगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन एलिमेंट का रिड्यूसिंग ऑर्डर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन एलिमेंट का रिड्यूसिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी, मैं लिख देता हूं, इन ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। ओसी नका है, ऐसे याद रख लेना। ट्रिक आपको, ट्रिक में थोड़ी कमी बना रहा हूं, ठीक है। ओ सबसे ज्यादा होगा, सी कार्बन, न नाइट्रोजन, का कैल्शियम, एच है हाइड्रोजन। तो ये रिड्यूसिंग ऑर्डर याद रखोगे तो मुझे लग रहा है काम बन जाएगा। ओसी नका है, ओसी नका है। ह्यूमन बॉडी में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पर मिलने वाला है आपको। ओसी नका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओसी नका है, ये क्या हो गया? मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया? मिनिमम। समझ रहे हो? मतलब ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है, ओसी नका है, ये मेन एलिमेंट है। मैक्सिमम मिनिमम छोड़ दो, मैक्सिमम याद रखो, क्योंकि मिनिमम और भी चीजें होती हैं ह्यूमन बॉडी में। पर ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, ओसी न का है, ये इतना याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन मैक्सिमम होती है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में मेन जो कंपोनेंट आते हैं वो यही आते हैं, ओ सी यानी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ठीक है। इनका रिड्यूसिंग ऑर्डर लिख दिया है मैंने, सीधा क्वेश्चन इस पर मिलेगा। अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, अगला क्वेश्चन इस पर मिलेगा। ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है, ये याद रखना है। पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, टेबल से आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ, एक बात और याद रखना, क्वेश्चन आया नहीं है पर आने की प्रोबेबिलिटी है। CNR राव, CNR राव, इनका नाम याद रखना, ठीक है। CNR राव, इनका नाम याद रखना है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। बहुत बेहतरीन इंसान है, ठीक है, ध्यान रखना। एडेप्टेड फ्रॉम, ये क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो इसके डेटा, जो हम डेटा दे रहे हैं ना, किसके बेस पर दे रहे हैं? अकॉर्डिंग टू CNR राव, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद, तो वहां से बिलोंग करता है, उनका डेटा है, उनका कंक्लूजन है। तो CNR राव का नाम याद रखना, ठीक है। बहुत मतलब इंडिया के बेहतरीन कह सकते हो केमिस्ट्री वाले फील्ड के अंदर इनका वर्क है। गवर्नमेंट के जितने भी डेटा हैं NCERT के, वो यही मतलब इनके ही थ्रू जो मिल आ रहे हैं डेटा, वो जो दे रहे हैं उसको हम अप्रूवल मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको दो तीन बातें याद आ गई। सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या है? तो छुट्टी के पीछे क्यों पड़ जाते हो, रिकॉर्डिंग भी तो मिल जाएगी, ठीक है।
अगर कोई लैग आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको लेक्चर खत्म होते ही। ठीक है, आज बहुत लंबा लेक्चर नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, पर एकदम ये तो मतलब छुट्टी कर दो, टेक्निकल प्रॉब्लम है तो। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइव में अगर कोई लैग आ रहा है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत करो। ठीक है, पर अभी कंटिन्यू करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर नहीं कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, ओके। तो बहुत बेसिक बच इस तरीके से पढ़ा रहा हूं बायोमॉलिक्यूल, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 9th-10th के, उनके भी समझ में आएगा, और वो भी नीट के सारे क्वेश्चन फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको दिक्कत आनी चाहिए, बहुत बेसिक लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। बायो मतलब लिविंग, ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब है केमिकल, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, एज ए एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। लगता है आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे आप। ठीक है, पढ़ना क्या है बायोमॉलिक्यूल में, हमें बायो माइक्रोमॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमॉलिक्यूल पढ़ने हैं। माइक्रो का मतलब जिनका साइज बहुत छोटा होता है, लाइक 8 डाल्टन से लेकर के, ठीक है, 800 डाल्टन, ये माइक्रो, इसके बीच के जो रेंज के जो भी होंगे माइक्रोमॉलिक्यूल में आएंगे। और जो 800 डाल्टन से ज्यादा का साइज जिनका है, उनको हम किस में यूज करेंगे, उनको यूज करेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल में। अक्सर कर कंसेप्ट के लिए मैं बता देता हूं, जितने भी मोनोमेरिक सब्सटेंस हैं, ठीक है, लाइक मैंने था सिंपल सुगर, ठीक है, लाइक अमाइनो एसिड, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड, इनके पॉलीमराइजेशन से पॉलीमेरिक सब्सटेंस बनते हैं। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस बायो मैक्रोमॉलिक्यूल हो गए, और मोनोमेरिक सब्सटेंस बायो माइक्रोमॉलिक्यूल हो गए, जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, फिर एनसीईआरटी का पहला पैरा, अभी पहला ही पैरा बता रहा हूं, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा ये भी बोलता है कि क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के एलिमेंट के मिलने से बनते हैं। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया आपको कि भाई इस तरीके से अब आपके समझ में आएगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं अर्थ क्रस्ट हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, फंगस हो, ये सब कहीं ना कहीं इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में, जो आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, भाई प्लांट से चीजें कहां जाएंगी, एनिमल्स के अंदर जाएंगी, डेथ होगी एनिमल की या इन एनिमल्स की या प्लांट की, तो फाइनली अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट से अगेन प्लांट के अंदर आएंगे। तो ये साइकिल चलेगी, ये साइकिल बताएगी कि हाँ, बेसिक कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का लगभग लगभग, ठीक है, होता है, सिमिलर होता है, कुछ कम और ज्यादा का अंतर होता है। उसको एनसीईआरटी टेबुलर फॉर्म में CNR राव के डेटा को रिप्रेजेंट करती है। CNR राव याद रखना, ठीक है, बहुत मतलब केमिस्ट्री के गवर्नमेंट के हिसाब से टॉप लेवल पर हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग और लिविंग, इसमें क्वेश्चन, अब ये टेबल बच्चों को याद नहीं होती, पक्की बात बोल रहा हूं। क्वेश्चन जो आता है वो मैंने आपको याद करा दिया। भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर नॉन लिविंग में मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में रिड्यूसिंग ऑर्डर में मेन कंपोनेंट आप याद रख लो, ओसी नका है। ठीक है, अपनी ट्रिक कोई भी चाहो बना लेना। ठीक है, ओसी नका है, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ओसी नका है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन। यहां तक समझ में आया बेटा या नहीं? आ गया होगा। अब एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है नेक्स्ट पैरा के अंदर, एक पैरा कंप्लीट हमारा हो गया एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी बोलना चाह रही है, हाँ ओसी नका है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, एनसीईआरटी बोलना चाह रही है कि आप कैसे एनालिसिस करोगे किसी लिविंग टिश्यू। मैं आपको लिविंग टिश्यू देता हूं, ठीक है, मानो बॉडी का कोई लिविंग सेल दे दिया मैंने आपको, ठीक है, या किसी प्लांट का कोई लिविंग सेल दे दिया, लाइक लीफ दे दी मैंने आपको। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इस लीफ में या कोई भी एनिमल का कंपोनेंट दे रखा है, ठीक है, उनमें आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की एनालिसिस कैसे करोगे? ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग सेल। तो लिविंग सेल में हम केमिकल कंपोजिशन, दो तरीके के केमिकल कंपोजिशन करते हैं, एक ऑर्गेनिक, ठीक है, सब्सटेंस की एनालिसिस, और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की एनालिसिस। ठीक है, तो कैसे करते हैं, क्या मेथड है, वो समझाऊंगा आपको बहुत प्यारे तरीके से, एकदम बीएमएस करते हुए। ठीक है, वीडियो नहीं चल रहा, टेंशन मत लो बेटा, कई बच्चों का चल रहा है, कुछ लैग प्रॉब्लम है तो एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, बाद बाकी का आपको रिकॉर्डिंग मिल ही रही है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो ठीक है, आज जो भी है टेंशन मत लो, क्योंकि क्लास मिस करना या क्लास ऑफ करना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। वापस आ जाओ, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग सेल। अब लिविंग सेल प्लांट भी हो सकती है, वो लिविंग सेल एनिमल सेल भी हो सकती है। आप समझ रहे हो?
कोई भी हो सकती है। तो इनकी एनालिसिस के लिए भाई क्या एनालिसिस करना चाहोगे आप इनके अंदर? भाई हम दो चीजें एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ठीक है, आप यहां जो एनालिसिस कर सकते हो, क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो भाई? यहां आप जो एनालिसिस करोगे या तो इनऑर्गेनिक, ठीक है, कंपोजिशन आप देखोगे इसकी, ऑर्गेनिक लेके चलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस देख सकते हो उसके अंदर आप, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देख सकते हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। जो लेक्चर मिले उतने लेक्चर में एकदम परमानेंट ब्रेन में छापूंगा, बिल्कुल एकदम तरीके से, बहुत कंसेप्चुअल, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं इसके लिए हम, फ्रैक्शन मेथड। या हम फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे फ्रैक्शन मेथड को। हाँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्शन मेथड यूज कर सकते हो। डिस्ट्रिक्शन मेथड यूज कर सकते हो। आप समझ रहे हो? ऑल राइट, ठीक है। टेंशन मत लो बेटा, अगर लैग होगा तो हम करा देंगे इसको भी। ठीक है, मैंने मैसेज डाल दिया है, कोई टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है आपको, रिकॉर्डिंग की टेंशन मत करो, रिकॉर्डिंग मिल रही है, थोड़ा बहुत लैग होगा तो हम मतलब रिकॉर्डिंग में कवर कर देंगे, और टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। बेसिक तो मैं करा ही देता हूँ। तो डिस्ट्रिक्शन मेथड यूज करते हैं। डिस्ट्रिक्शन मेथड क्या मतलब क्या है, अब समझो मेरी बात। डिस्ट्रिक्शन का मतलब है यहाँ पर क्या काम करोगे, कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्ट्रिक्शन मेथड, इसमें आप चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, किसी भी टाइप की सेल्स है, इनको आप पहले ड्राई करोगे। क्या करोगे? ड्राई। ड्राई करने से क्या होगा, वाटर H2O का इवेपोरेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। अगर आपने इनको ड्राई किया, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इनको आपने अगर ड्राई किया तो H2O वाटर तो बाहर निकल गया, ड्राई वेट आ जाएगा इनका, ड्राई वेट इनका आ जाएगा, जो भी ड्राई वेट होगा। ड्राई वेट आपने मेजर कर लिया इनका, ठीक है भाई। इन्होंने सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। एनिमल सेल या प्लांट सेल जो भी है, इनको आपने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद H2O इवेपोरेट हो जाएगा, ड्राई वेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ड्राई वेट को आप बर्न करोगे, यानी लीफ मिल गई आपको, सूखी हुई पत्तियां, मान लो एक तरीके से, अब सूखी हुई पत्तियां मिल गई, आप उनको बर्न करो, जला दो उनको, ठीक है, बर्न कर दो। समझो मेरी बात, इनको आप बर्न करोगे। जब आप बर्न करोगे तो क्या निकल जाएगा, यहां से CO2, भाई जलेगी तो CO2 बाहर निकल जाएगी, कार्बन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, CO2 बाहर, CO2 बाहर निकलेगी तो हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे यहां पर ऐश। ऐश, ऐश मतलब राख। आप समझ रहे हो ना मेरी बात?
ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रिक्शन मेथड या ऐश मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ऐश मिलती है यहां पर, ठीक है, ऐश मेथड। डिस्ट्रिक्शन मेथड बोलो या ऐश मेथड बोलो, क्योंकि आपने कोई भी एनिमल सेल या प्लांट सेल्स लिए, इनको ड्राई किया भाई, ठीक है, आपने ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद वाटर सारा वेपोरेट हो गया तो वाटर निकल गया, ठीक है। ड्राई वेट आपने कर लिया, आप ड्राई वेट लेने के बाद आप उसको, ठीक है, बर्न कर दोगे, जला दोगे तो ऐश मिलेगी आपको, जब जलाओगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। वाटर निकल गया, जैसे भी बताया, प्लांट में रूट से आप वाटर ले रहे थे, एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहे थे, आपने वाटर और CO2 निकाल लिए, तो बचा हुआ कंपोनेंट वही तो होगा जो इस साइकिल में सर्कुलेट हो रहा था, तो ऐश मिलेगी। अब ऐश में क्या होगा, ऐश के अंदर वो सारे केमिकल और कंपोनेंट निकल गए, वो सारे केमिकल्स होंगे जो इस लिस्ट में दे रखे हैं, एक्सेप्ट एक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वाटर। वाटर यहां पर एब्सेंट होगा, वाटर नहीं होगा, वाटर यहां पर क्या होगा, एब्सेंट, क्योंकि वाटर तो आपने क्या कर दिया, एवेपोरेट कर दिया, इसलिए वाटर यहां पर एब्सेंट होगा। इसके अलावा रिमेनिंग सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहां देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, अदर कंपोनेंट में आइंस की बात करते हैं, NaCl, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, PO4, ठीक है, SO3, तो ये सारे कंपोनेंट आपको मिलने वाले हैं एक्सेप्ट वाटर। वाटर आपको ऐश में नहीं मिलेगा। तो एक तरीका ये है, तो दो तरीके हम यूज करने वाले हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए हम फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्शन या ऐश मेथड यूज करेंगे। ऐश मेथड समझ में आ गया, राख मिल जाती है, राख में आप क्या होंगे भाई, केमिकल सब्सटेंस होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, उनको आप आइडेंटिफिकेशन कर लोगे। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर सर, बहुत बढ़िया, मुझे यही क्लियरिटी चाहिए। तो ये टेबल दे रखी है, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं की, इसमें इतनी बात की है कि द लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू, कि एक लिविंग टिश्यू में क्या क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, और इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ऐश मेथड यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। अब फ्रैक्शन मेथड क्या होता है समझाऊंगा, पहले समझो, ठीक है। चलो फ्रैक्शन मेथड पर ही आते हैं पहले, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं फ्रैक्शन मेथड को, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। फ्रैक्शन मेथड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड। चलो भाई देखते हैं क्या है फ्रैक्शन मेथड, समझो। सबसे पहले अब आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको किससे ऑर्गेनिक कंपोनेंट आइसोलेट करने हैं, एनालिसिस करनी है। आपको या तो प्लांट सेल मिल जाए, प्लांट सेल का मतलब लीफ ले लो, एनिमल सेल के लिए आप लिवर ले सकते हो, क्योंकि लिवर में सारे केमिकल स्टोर होते हैं, ठीक है, मतलब लाइक सब्सटेंस स्टोर होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आप लिवर सेल भी ले सकते हो या कोई भी एनिमल सेल ले सकते हो, XYZ, ठीक है। तो यहां हमने एक एनिमल सेल ली है, एक प्लांट सेल ली है, समझने की कोशिश करना। या आप एनिमल सेल भी ले सकते हो। प्लांट सेल्स ऑप्शन है या एनिमल के लिवर सेल ऑप्शन है, दो ऑप्शन है आपके पास। कोई भी ऑप्शन आप यहां पर चूज कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन आप यहां पर चूज कर सकते हो, ये या ये, ठीक है। तो चलो तरीका एक ही है दोनों का, हम प्लांट सेल चूज कर लेते हैं। मान लो हमने प्लांट सेल लिए, प्लांट सेल ये हमने लिए, और हमने मोटार और पेस्टिल देखा होगा ना, जो आयुर्वेदा में आप जानते हो, तो मोटार और पेस्टिल होते हैं, ठीक है। ऐसे एक बाउल होता है, ठीक है, और ऐसे मोटार पेस्टिल इस तरीके से आप उसमें घुमाते हो, ठीक है। मोटार और पेस्टिल, एक तरीके से इसको खल्लड़ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, लाइका, ठीक है। ये क्या है, मोटार और पेस्टिल है, कलर लेना हो। ये मोटार और पेस्टिल हैं, ठीक है। आपने लीफ को लिया, इस मोटार पेस्टिल में डाला, अच्छे से इसकी सिलरी बनाई, सिलरी मतलब चटनी बनाई, समझना मेरी बात, NCERT बोलती है। मोटार और पेस्टिल आपने लिया और इसमें डाल करके लीफ की अच्छे से आपने क्या बनाई, सिलरी बनाई,
चटनी बनाई, ठीक है, ये आपने चटनी बनाई, इसको बहुत गाढ़ी है, थोड़ा सॉल्वेंट और मिलाएंगे, थोड़ा ऐसा हो जाएगी, सेलेरी बनाई, ठीक है। अब इस सेलेरी में आपने किस सॉल्वेंट को यूज किया, सॉल्वेंट कौन सा आपने यूज किया, ये क्वेश्चन आता है। सॉल्वेंट क्या डाला आपने इसके अंदर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में लिख भी देता हूं, CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सॉल्वेंट आपने यूज किया है यहां पर इस सेलेरी को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छे से मोर्टार और पेस्टल को यूज करने के लिए, क्या बनाने के लिए, सेलेरी, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में जो चटनी बनी है, ठीक है। लिख देते हैं इसको, सेलेरी, आपने एक सेलेरी बना ली, ठीक है, चटनी बना ली, सिंपल तरीके से समझो मेरी बात। ऑप्शन आपके पास दो हैं, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, कोई भी एक ऑप्शन ले लो, प्लांट सेल ले लेते हैं। इसको अच्छे से मोर्टार और पेस्टल में डाल करके अच्छे से, सॉल्वेंट क्या यूज किया आपने, सॉल्वेंट ये यूज किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और अच्छे से घोंट के चटनी बनाई, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छे से आपने चटनी बनाई, सेलेरी बनाई। अब इस सेलेरी को आप फनल में डालोगे, अब समझो मेरी बात आगे। एक फनल बनाते हैं, एक फनल बनाते हैं, ठीक है। अब इस फनल में हम कॉटन लगाते हैं, कॉटन, मान लो एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं कुछ, चलो ले लेते हैं, कॉटन लगा दिया आपने, ठीक है। इस सिलेरी को आप इस फनल में डालोगे, इस सिलेरी को कहां डालोगे, इस फनल में डालोगे, ये एंटर करा दी सिलेरी आपने, समझना। नीचे एक पॉट लगा दिया आपने, सॉल्वेंट क्या यूज किया आपने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जब इसको डालोगे तो ये नीचे आ गया, कुछ सब्सटेंस नीचे आ गए, कुछ ऊपर रह गए, कुछ ऊपर रह गए, जो नीचे नहीं आया। बहुत बेसिक तरीके समझना, बहुत बेसिक तरीके समझा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे समझ करके समझना है आपको। आपने एक फनल ली, इस फनल में सेलेरी को डाला, कॉटन प्लग लगा करके, कॉटन लगा दी, अब सेलेरी डाला, ठीक है। सेलेरी में जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। जो भी नीचे आएगा वो एसिड सॉल्युबल होगा, जो ऊपर रह गया रिटेंटेट, जो नीचे आ गया फिल्ट्रेट, समझने की कोशिश करना। जो नीचे होगा वो क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, जो ऊपर रह गया रिटेंटेट है, जो रिटेंटेट है वो एक्चुअल में एसिड इंसॉल्युबल है, एसिड इंसॉल्युबल। जो नीचे आ गया वो एक्चुअल में एसिड सॉल्युबल है, एसिड सॉल्युबल, समझना बहुत आराम से। तो आपने सिंपल तरीके से क्या काम किया है, आपने सेल को लिया, अच्छे से मोर्टार और पेस्टल को यूज करके इसकी सिलेरी बनाई। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है आपने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इस पे क्वेश्चन आता है,
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले रहे हो आप, ठीक है। जब इसको लिक्विड फॉर्म में बना लिया, उठा करके एक फनल लोगे, फनल में आपने कॉटन लगाया और सेलेरी को डाला। जब सेलेरी को डाला तो कुछ ऊपर रह गया, कुछ नीचे आ गया। जो रह गया रिटेंटेट, जो नीचे आ गया फिल्ट्रेट, जो नीचे आ गया एसिड सॉल्युबल, जो ऊपर रह गया एसिड इनसॉल्युबल। जो एसिड इनसॉल्युबल है एक्चुअल में वो बड़े मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। इनको क्या बोलोगे आप? मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। जबकि इनको क्या बोलने वाले हो आप? इनको बोलने वाले हो माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। समझे? तो एक्चुअल में यहां आपको इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। स्कूल में भी हम कराते थे। स्कूल में हम क्या करते थे, छोटे बच्चों के लिए एक फनल होती थी बड़ी, ठीक है, दोनों साइड से बंद होती थी। हम प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकलवाते थे, ऐसे ही सिलरी बनवाते थे बच्चों से, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते थे, डिफरेंट टाइप के। भाई इसमें क्लोरोफॉर्म भी यूज कर रहे हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के। क्योंकि प्लांट के अंदर होते हैं फाइटोकेमिकल्स। प्लांट में कौन होते हैं? फाइटोकेमिकल्स। आपको क्या लग रहा है सिलरी में क्या है? डिफरेंट टाइप के फाइटोकेमिकल्स हैं। क्या है? फाइटोकेमिकल्स। अब आपको हर फाइटोकेमिकल्स को अलग अलग करना है, हर फाइटोकेमिकल्स को अलग अलग करना है। तो क्या काम करोगे? अब देखना होगा कि वो फाइटोकेमिकल्स की सॉल्युबिलिटी किस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, ठीक है। समझना मेरी बात। जैसे आपको मानो उसके अंदर एल्कलॉइड्स हैं, ठीक है, इट इज फाइटोकेमिकल्स, ड्रग्स में यूज करते हैं एल्कलॉइड्स। उस सिलरी में से आप एल्कलॉइड अलग करना चाहते हो, तो आप क्या लोगे? एल्कलॉइड्स जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं वो सॉल्वेंट आप यूज कर लेना, ठीक है। आपने फनल उसको अच्छे से शेक किया, ठीक है, तो जो भी सॉल्वेंट एल्कलॉइड जिसमें भी सॉल्युबल होंगे वो सारे एल्कलॉइड निकल करके उस सॉल्वेंट में चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप फिल्टर करोगे, या फनल के अंदर हम क्या करते थे? छोड़ देते थे रख करके, तो फनल में लेयर्स बन जाते थे अलग अलग सॉल्वेंट के। तो जिस सॉल्वेंट के अंदर जो भी फाइटोकेमिकल सॉल्युबल होगा ना, तो उन सॉल्वेंट की सारी लेयर को हम अलग अलग कर लेते थे और उन सॉल्वेंट के अंदर वो फाइटोकेमिकल होता था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्कूल लेवल पर भी हम प्लांट के एक्सट्रैक्ट से सॉल्व, समझना, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट की मदद से उन फाइटोकेमिकल्स को अलग कर सकते थे। अब भाई स्कूल में क्लास चल रही है, बच्चों को उस प्लांट के अंदर से कोई एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट निकालना है। अब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम HPLC तो यूज नहीं करेंगे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो हम उसके लिए फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। छोटे स्कूल लेवल पर बहुत प्यारी सी लाइक फनल्स आते हैं उसके लिए, ऐसे फनल होते हैं, दिखा रहा हूं बना करके। एक ट्यूब होती है ऐसे, ठीक है, यहां पर इसको लॉक करने के लिए सिस्टम होता है, ऐसे ऐसी फनल होगी पूरी, ऐसी ऐसी, फिर नीचे ऐसे भी होगा, यहां भी लॉक करने के लिए सिस्टम लगा होगा, ठीक है। अब आपने सबसे पहले इसको खोला, यहां पर खोल करके अपना एक्सट्रैक्ट डाल दिया और सारे सॉल्वेंट, 2-3 सॉल्वेंट है वो डाल दिए, 2-3 सॉल्वेंट डाल दिए, अच्छे से शेक किया आपने, इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जिस सॉल्वेंट में जो जो केमिकल कंपोनेंट सॉल्युबल होंगे वो अपनी अपनी लेयर्स के अंदर सॉल्वेंट के अंदर आ जाएंगे। ये सॉल्वेंट आपस में इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब आप नीचे वाला प्लग खोलोगे, एक एक लेयर को आप अलग अलग कर लेना, अलग अलग बीकर के अंदर, समझ रहे हो, अलग अलग बीकर के अंदर। तो आपको 3 लेयर मिलेंगे, 4 लेयर मिलेंगे, जितने भी सॉल्वेंट आपने यूज किए हैं। तो आपके फाइटोकेमिकल्स अलग अलग लेयर्स में मिल जाएंगे, आप आसानी से उनकी स्टडी कर सकते हो, उनको डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हो, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस बना सकते हो। ऑलरेडी मैंने स्कूल के बच्चों को हर्बल बैंडेज बनाना सिखाया मैंने, ठीक है, स्कूल्स के बच्चों को, बिलीव नहीं करोगे आप, ठीक है। तो हमने उसको बच्चों को बताया कि बैंडेज आप कैसे, हर्बल बैंडेज कैसे बना सकते हो। नहीं सर कैसे बना सकते हैं? तो हमने कहा कि आप यूकेलिप्टस की लीफ लेके आओ, ठीक है, बच्चे तोड़ के लाए यूकेलिप्टस की लीफ, ठीक है। उनको मैंने वही डिफरेंट, पहले तो मैंने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल करके सिलरी बनाई वाली, ठीक है, बनवा ली उन्होंने आराम से, बच्चों ने खूब प्यार से बनाई, ठीक है। अब सिलरी बनाने के बाद हमने भाई आप देखा कि आपको एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस चाहिए, तो हमने एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस पता किया कि यूकेलिप्टस में कौन कौन से एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया, सर्च करिए और उनकी सॉल्युबिलिटी देखी कि वो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी किस सॉल्वेंट में होती है। उन सॉल्वेंट को हमने परचेज करके बच्चों के लिए मंगवा लिया, ठीक है। अब बच्चों से कहा कि बेटा एक फनल लेके आओ, बच्चे गए फनल लेके आए, हमने सिलरी को उठा करके फनल में डाल दिया और जो जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस चाहिए थे उनके लिए जो सॉल्वेंट चाहिए था वो सॉल्वेंट डाल दिया। बच्चों ने अच्छे से प्यारे तरीके से शेकिंग की उसकी, शेक करने के बाद आधा घंटे के लिए छोड़ दिया फनल को, उसमें हर सॉल्वेंट की अलग अलग लेयर बन गई। हमने उन लेयर्स को बीकर में अलग अलग कर लिया, भाई एक बीकर लगाया, एक लेयर बाहर निकल गई, फिर बंद कर दिया, फिर दूसरा बीकर लगाया, दूसरी लेयर बाहर निकल गई, फिर बंद कर दिया, फिर तीसरा बीकर लगाया, उसको भी अलग कर दिया।
अब बच्चों के पास वो फाइटोकेमिकल्स आ चुके थे बीकर में, वो खुद बिलीव नहीं कर रहे थे, क्या सर हमने प्लांट से फाइटोकेमिकल्स अलग अलग कर लिए? मैंने हाँ कर लिए बेटा, ठीक है, आप चाहो उनकी केमिकल एनालिसिस फर्दर कर सकते हो हायर इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। फिर बच्चों ने क्या किया, उसको प्रॉपर तरीके से बैंडेज बनाई, उसकी कोटिंग की उसकी, ठीक है। उसको मैंने करके भी दिखाया कि पेट्री डिस्क में हमने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर कराया, फिर उन जो फाइटोकेमिकल्स बनाए थे बच्चों ने उनको अप्लाई कराया ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जहां जहां फाइटोकेमिकल गिरे ना, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। तो बच्चों को ये भी एविडेंस मिला कि यार हम इससे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, क्या वाकई में एंटीबैक्टीरियल है? हमने डिफरेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो कराया, उसके ऊपर अप्लाई कराया, डेथ हुई, तब बच्चों को कॉन्फिडेंस आया, अरे यार ऐसा भी कर सकते हैं सर, मजा आ गया। फिर इनको हर्बल बैंडेज कोटिंग सिखाई हमने, कोटिंग करके अगर कहीं पर भी वुंड होगा तो उस पर लगा देंगे, वो बेहतरीन हर्बल बैंडेज। समझ गए ना मेरी बात? तो इस सारा कंसेप्ट, मतलब अगर कोई साइंटिस्ट बाहर से नहीं आते, आप सभी साइंटिस्ट हो यार, आपके ब्रेन की हाई कैपेसिटी है, आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। आप डिफरेंट कॉलम बना लेते हो, प्लांट के एक्सट्रैक्ट को डालते हो, तो कॉलम में क्या होते हैं, उसकी लेयर्स बन जाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, समझ रहे हो। हर लेयर को आप सेपरेट करके डिफरेंट डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स को आप अलग कर सकते हो, और उन फाइटोकेमिकल को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टडी में यूज कर सकते हो। समझे? साइंटिस्ट आपके अंदर बैठा हुआ है, आपकी खोपड़ी में घुसा हुआ है, आपको एक प्यारी सी स्ट्रेटेजी चाहिए, आप यूं ही कर डालोगे, ठीक है। समझे या नहीं समझे? तो हमने आपको कुछ अप्लाइड चीजें बताई जो एक्चुअल में हमने कराई थी बच्चों को, और ये मेथड भी समझ में आया होगा, फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। फ्रिक्शन मेथड, चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, हम मोटार्ड और पेस्टल के अंदर क्या करते हैं, स्लरी बनाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सिलरी बन गई, सिलरी को फनल में डालते हैं, कॉटन का प्लग लगा करके, हमें एक तो फिल्ट्रेट मिलता है, एक रिटेंटेट रह गया उसके अंदर, जो रह गया वो एसिड इंसॉल्युबल है, मैक्रोमोलिक्यूल, जो नीचे आ गया वो माइक्रोमोलिक्यूल है। अब फिल्ट्रेट और रिटेंटेट, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले तो। यस या नो? फ्रैक्शन, FRACTION, क्या लिखा है मैंने? ठीक तो है। फ्रैक्शन, सेपरेशन, डन, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। इधर तो लिखते हैं हम, ठीक है, फिल्ट्रेट, इधर लिखते हैं रिटेंटेट। वो दो चीजें मिली हमें, ठीक है। जो फिल्ट्रेट थे वो एसिड सॉल्युबल थे। फिल्ट्रेट कौन थे? एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल। जबकि रिटेंटेड क्या थे? एसिड इनसॉल्युबल। समझना, जो एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस थे, एक्चुअल में इनके लिए टर्म यूज करोगे आप, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो फिल्ट्रेट, नीचे पहुंच गए, माइक्रो मॉलिक्यूल, या इनको मोनोमेरिक सब्सटेंस भी बोलोगे, मोनोमेरिक सब्सटेंस, मोनोमेरिक सब्सटेंस, समझाता हूं अभी। बायो माइक्रोमोलिक्यूल कौन से होते हैं ये बता चुका था साइज में इनका, ठीक है, जिनका साइज आप बोल सकते हो 18 से लेकर के 18 से लेकर के 1800 डाल्टन था। ये सारे सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एसिड इनसॉल्युबल
सब्सटेंस की, इनको भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। एक को बोलोगे पॉलीमेरिक सब्सटेंस, या अभी यह लिखते हैं बायो मैक्रो रिटेंटेड, रह गए मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको बोलेंगे पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। समझाता हूं अभी, एक मिनट रुको बस। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, भाई बायो मैक्रो टर्म क्यों यूज किया? क्योंकि इनका साइज मोर देन 800 डाल्टन था, समझ रहे हो? इसलिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल टर्म यूज करेंगे इनके लिए, ठीक है। अब मोनोमेरिक पॉलीमेरिक में डिफरेंस क्या होता है? मोनोमेरिक क्या होते हैं? जैसे सिंपल सुगर, जैसे न्यूक्लियोटाइड, जैसे, ठीक है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, समझना, जैसे आइंस, हम बात कर रहे हैं फिल्ट्रेट की, बिल्कुल आइंस, जैसे मिनरल्स, आइंस मिनरल्स से की हो गए, विटामिन्स एटसेट्रा। अब पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो इनके पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। सिंपल शुगर से क्या बनेगा? सिंपल शुगर से बनेगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, समझना। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड, भाई अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? प्रोटीन, प्रोटीन। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये क्या हो गए? मोनोमेरिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे इनको? अच्छा लिख दिया मैंने, मोनोमेरिक सब्सटेंस एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हो गए पॉलीमेरिक सब्सटेंस। आप समझ रहे हो? समझ पा रहे होगे? आइंस, विटामिन, ये सब कहां मिलेंगे आपको? एसिड सोल्युबल पूल के अंदर, ठीक है। और ये कहां मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको समझनी होगी, ठीक है, लिपिड। लिपिड, अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड एक्चुअल में, लिपिड का जो साइज होता है ना, साइज लेस देन 800 डाल्टन होता है, ठीक है। लेस देन 800 डाल्टन, भाई लेस देन 800 डाल्टन है तो इसको तो कहां मिलना चाहिए था? एसिड सॉल्युबल पूल में मिलना चाहिए था। पर कहां दिख रहा है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में दिख रहा है, यानी रिटेंटेट में दिख रहा है। आप समझ रहे हो? भाई ये तो मोर देन 800 नहीं है, फिर भी यहां मिल रहा है। कारण क्या है? बिल्कुल सही भाई, ये क्या हो गया? एसिड सॉल्युबल पूल, पूल लिख देते हैं चलो, कोई नहीं। ये एसिड सॉल्युबल हो गया, एक एसिड इनसॉल्युबल हो गया। आप समझ रहे हो? तो अब बात आती है लिपिड की। भाई लिपिड एक्चुअल में है क्या? लिपिड क्या है? समझना मेरी बात। अगर मैं लिपिड की बात करता हूं, लिपिड, लिपिड क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। पर क्या ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में कभी मिलेगा हमें? नो। क्योंकि एक्चुअल में जब भी हम उसको रिटेंटेड और फिल्ट्रेट लेते हैं तो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, वेसाइकल्स की फॉर्म में, मिसल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है।
इनका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे मानो भाई CH2 OH, H हटा दो, ठीक है, O वहां से निकल गया, ठीक है। OH प्लस HOOC एल्काइल ग्रुप, ये था ना। फिर हमने बात की थी, यहां से हमने OH उड़ाया, यहां से H उड़ाया, H2O बाहर निकल गया और बन गया, ठीक है, O C डबल बॉन्ड OR, ये बन गया इस तरीके से। CHOC डबल बॉन्ड OR, फिर बन गया CH2OC डबल बॉन्ड OR, ये बन गया ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स, तो लिपिड जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। और देखने में कैसे होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। मानो ये फॉस्फेट है, ठीक है, समझना। पर क्या इस फॉर्म में रहता है ये? नहीं। किस फॉर्म में रहता है? मिसेल्स की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मिसेल्स की फॉर्म में रहेंगे ये। और जब मिसेल्स की फॉर्म में रहेंगे या वेसाइकल्स की फॉर्म में रहेंगे तो साइज छोटा कहां हुआ? साइज तो बहुत बड़ा हो गया ना, साइज तो बड़ा हो गया। सिंपल सी बात है, जो यहां पर एक सिंगल ट्राइग्लिसराइड्स होता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है, लेस देन 800 डाल्टन, समझ रहे हो? तो आना तो चाहिए था इसको माइक्रोमोलिक्यूल में, पर माइक्रोमोलिक्यूल में ना मिलकर के ये कहां मिलता है? मैक्रो में मिलता है। ये कहां मिलता है? ये, ठीक है, एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलता है। ये कहां मिलता है? रिटेंटेट में मिलता है। कहां मिलता है? रिटेंटेट, ठीक है। रिटेंटेट में मिलता है। रिटेंटेट में क्यों मिलता है? क्योंकि हमेशा जितने भी लिपिड होते हैं ना, वो लिपिड की फॉर्म में ना रह करके, सिंगल लिपिड की फॉर्म में ना रह करके ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मिसल्स की फॉर्म में होते हैं, वेसाइकल्स की फॉर्म में होते हैं, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। इस वजह से इनका साइज बहुत बड़ा होता है। इस वजह से ये रिटेंटेड में मिलते हैं, फिल्ट्रेट में नहीं मिलते। समझ में आई या नहीं आई? आया नहीं आया? इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है कि ये माइक्रो होते हुए, ये समझ रहे हो, माइक्रो होते हुए भी मैक्रो में काउंट होता है। क्यों काउंट होता है? क्योंकि एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलता है, रिटेंटेट में मिलता है, क्योंकि लिपिड हमेशा ग्लोब्यूल्स, वेसाइकल्स या, ठीक है, माइसेल्स की फॉर्म में मिलते हैं। इस वजह से इनका साइज मोर देन 800 डाल्टन होता है। ये समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल बेसिक पे लेके चल रहा हूं। सबसे पहले हमने इसको लिया, सिलरी बनाई, सिलरी को फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेशन में हमें एक फिल्ट्रेट मिला, एक रिटेंटेट मिला। रिटेंटेट एसिड इनसॉल्युबल थे, मैक्रोमोलिक्यूल थे, फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल थे, माइक्रोमोलिक्यूल थे, ठीक है। इसमें हमने डिफरेंशिएशन किया, फिल्ट्रेट, रिटेंटेट। फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल में मिल रहे हैं, रिटेंटेट एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल रहे हैं। जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल रहे हैं वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, साइज ये होगा, ठीक है। इनको मोनोमेरिक सब्सटेंस बोलते हैं क्योंकि यही आगे जाकर के पॉलीमेरिक सब्सटेंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ रहे हो? हमें लिपिड को यहां लिखना था, पर हम लिख कहां रहे हैं? यहां लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लिपिड सिंगल लिपिड की फॉर्म में नहीं रहता। हमेशा वो किस फॉर्म में रहता है? वो हमेशा वेसाइकल्स की फॉर्म में रहता है, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में रहता है, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। आई या नहीं आई?
इसीलिए मैंने उसको अलग से समझा दिया है कि लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड्स। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने बताया था आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये वाली बात बताई थी, लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो लिपिड ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बट प्रेजेंट इन एसिड। समझ में आ गया होगा ये वाली बात? यहां तक कोई डाउट शाउट है किसी को? यस या नो? एक मिनट, एक मिनट, आपकी स्क्रीन गई, एक मिनट। एक टाइमर आ गया था, टाइमर आके चला गया था पूरा ना, अब तो नहीं आएगा। हेलो हेलो, हाँ बेटा, क्लियर एकदम? ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम बीएमएस, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, एकदम बढ़िया, यही चाहिए मुझे। यहां तक कोई डाउट शाउट है? बताओ फटाफट जल्दी से। नो, बीएमएस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, इन्होंने पूछा है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। अब सेल की अच्छी सिलरी बना लिया आपने, ठीक है, अब सिलरी बना करके आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि उसका एवरेज कंपोजिशन क्या है। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन इस पर एक बनता है कि एक सेल के अंदर मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। इसका एक सीक्वेंस लिख देता हूं मैं। भाई सबसे ज्यादा क्या होगा? H2O। नंबर 2 पर क्या होगा सेल के अंदर? ठीक है, नंबर 2 पर होगा प्रोटीन। प्रोटीन के बाद हमें लगेगा कार्बोहाइड्रेट होगा ना, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड होता है, हर सेल के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, आप समझ रहे हो? और न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या आएगा? हाँ, न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आएगा। लिपिड का मतलब, हाँ लिपिड ही है। अच्छा, इसको ऐसे ना लिख करके, चलो ऐसे कैसे भी लिख दो, ठीक है, लिपिड। और लिपिड के बाद फाइनली आते हैं आयंस। ये बस इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, रिड्यूसिंग ऑर्डर। सबसे मैक्सिमम क्या होगा और सबसे मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो एक सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर, मैक्सिमम। माधुरी दीक्षित का एक एड आता था आरओ का, याद हो? मिनिमम। भाई आप ऑर्गेनिक कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। माधुरी दीक्षित का एक ऐड आता था, वो ऐसे रोटेट करती थी ऐड के अंदर ऐसे कि हमारी बॉडी में 70% क्या होता है? वाटर। हमारी बॉडी में 70 to 80% क्या होता है? वाटर। याद आया होगा, ठीक है। किसका ऐड था? हाँ, 70% वाटर, कैंट शायद आरओ। हाँ, ऐसे रोटेट करके, अच्छा आरओ का था, ठीक है ठीक है ठीक है, याद है आपको, बहुत सही, कैंट आरओ का। तभी कहते हैं जो भी करो एकदम फोकस्ड होके करो। अगर आप टीवी का एड भी देख रहे हो ना, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आप क्या देख रहे हो, समझ रहे हो? आप सीढ़ियों पर चल रहे हो तो अवेयरनेस होनी चाहिए आप किस तरीके की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो, ठीक है। आप किसी को देख रहे हो, आप गाड़ी को भी देख रहे हो, तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि गाड़ी के, समझ रहे हो, अगर ध्यान जाता है तो पता होना चाहिए। तो ऐसे लोग का जो कहते हैं, जो मतलब कैसे इसको होता है मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन के लिए बैठने की जरूरत नहीं, आप जिस चीज को देख रहे हो अवेयरनेस के साथ देख रहे हो ना,
तो आप मतलब सही मायने में आपका ब्रेन परफॉर्मेंस सही है। इसको अवेयरनेस कहते हैं। मतलब बहुत सारी फील्ड में इस चीज को हम लेके चलते हैं। अगर आप अवेयर हो और आप समझ रहे हैं, आज की डेट में लोग अवेयर नहीं है, चल कहीं रहे हैं, सोच कहीं रहे हैं, समझ रहे हो, किताबें खुली हुई हैं पर दिमाग कहीं और है, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं, ठीक है, घंटों बैठे हुए हैं, क्या हो गया टाइम पता ही नहीं, क्लास में बैठे हैं, कहाँ टाइम निकल गया। अवेयरनेस नहीं है क्योंकि इंसान स्टेबल नहीं है, हाईली डाइवर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एकदम फोकस्ड ऑन, ठीक है, जो कर रहे हो एकदम फोकस करो उस पर। तो आपको याद भी है कैंटारो का था एड, माधुरी दीक्षित का एड था, उसने बोला था कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है, तो आप भूलोगे नहीं। और बॉडी में उसके बाद नंबर सेकंड पर क्या आएगा भाई, बिल्डअप क्या है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, आप बोलोगे मसल्स के मिली प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन आपको ध्यान रखा। हाँ, हर सेल में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड थर्ड नंबर पर आएगा, तब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आएगा, और लास्ट में आइंस आएगा। आपको याद हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो ये यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको। अच्छा, ओके, अब मैं थोड़ी एनसीईआरटी भी ले लेता हूं, ठीक है, एनसीईआरटी भी ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एनसीईआरटी क्या बोलती है, सेकंड पैरा, फर्स्ट पैरा तो करा दिया मैंने। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, अब आंसर लेने के लिए क्या करोगे भाई, टू गेट एन आंसर वन हैज टू, ठीक है, परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, केमिकल एनालिसिस करेंगे, समझो हम क्या करने वाले हैं, केमिकल एनालिसिस करने वाले हैं, परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस, ठीक है। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, चाहे तो वो वेजिटेबल हो सकती है, लीफ हो सकती है, एनिमल सेल भी ले सकते हो आप, ठीक है, लिवर का पीस दे दिया ना, वेजिटेबल या, ठीक है, पीस ऑफ लिवर सेल एटसेट्रा, एंड ग्राइंड, उसको अच्छे से ग्राइंड करोगे इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, किसमें ग्राइंड करने वाले हो, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, ये सॉल्वेंट है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्वेंट है, आप इसको यूज करने वाले हो। यूजिंग अ मोटार, मोटार यूज करोगे और पेस्टिल यूज करोगे, मोटार और पेस्टिल, वही खल्लड़ कहते हैं इसको, मोटार और पेस्टिल यूज करोगे। वी ऑब्टेन अ थिक सिलरी, अच्छा सिलरी है, SLU RR Y, ठीक है, सिलरी कर दिया, ठीक है, SLU RR Y, मैं कर देता हूं उसको, सिलरी कर दिया है। भाई आपने थिक सिलरी बना ली, ठीक है, जब सिलरी आपको मिल गई, इसके अंदर अच्छे से सिलरी मिल गई, अब आप क्या करोगे, ठीक है, इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रो, अब आप कुछ भी कॉटन यूज कर सकते हो, एक क्लॉथ आता है उसको भी यूज कर सकते हो, हमने कॉटन यूज कर लिया इसके अंदर। अब आपको दो फ्रैक्शन मिलेंगे, FRACTION, यही लिखा था मैंने, फ्रैक्शन, FRACTION, 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, आपको 2 फ्रैक्शन मिलने वाले हैं। एक फ्रैक्शन क्या मिलेगा, एक होगा फिल्ट्रेट, ठीक है, या मोर टेक्निकली आप क्या टर्म यूज करोगे, एसिड सॉल्युबल पूल। सेकंड क्या मिलने वाला है आपको यहां पर, सेकंड नंबर पे क्या मिलने वाला है, रिटेंटेट, क्या यूज करोगे इसके लिए, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन द एसिड सॉल्युबल पूल। अब वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या थे, एनसीईआरटी ने उसका एक टेबल बनाया था, मैंने आपको समझा भी दिया था। इन हायर क्लास यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालिसिस अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई द, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इट विल, ठीक है, say that one extract the compounds then subject to extract to various separation technique still now has separate the component from all other component, ठीक है, on other words one isolate and purify as compound analytical technique when applied to compound give us an idea of the molecules formula and the probable structure of the compound। भाई मैंने बताया था ना, पहले हम क्या करते थे, फ्रैक्शन मेथड यूज करते थे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को अलग करते थे, उनको सेपरेट करके उनकी केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते थे, ठीक है। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। भाई बायोमॉलिक्यूल जो लिविंग स्ट्रक्चर को बनाने के रिस्पॉन्सिबल है, ऑल द कार्बन कंपाउंड, ठीक है। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनॉर्गेनिक एलिमेंट, भाई इसमें इनॉर्गेनिक एलिमेंट भी थे, एंड कंपाउंड इन दैम। हाउ डू वी नाउ दिस,
ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट, बट इसको हम डिस्ट्रिक्टिव मेथड टर्म यूज करते हैं। इसके लिए मैंने बताया था डिस्ट्रिक्टिव मेथड टर्म यूज किए थे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए। हैज डन वन, सबसे पहले क्या करोगे, वेट करोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, उसको वेट कर लिया आपने, जैसे लीफ ले लिया, कोई लिवर ले लिया, ठीक है। जब वेट कर लोगे, इसको ड्राई कर लोगे, इसको ड्राई करने का फिर अगेन वेट करोगे, ठीक है। फिर क्या करने वाले हो, फिर जब ड्राई करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इसमें एवेपोरेट हो जाएगा, द रिमेनिंग मटेरियल गिविंग ड्राई वेट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, ठीक है, उसको बर्न कर दोगे अच्छे से, उसको बर्न कर दोगे, देन अगेन क्या करने वाले हो, ऑल द कार्बन कंपोनेंट आर ऑक्सीडाइज, भाई CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गए, वाटर वेपर से बाहर निकल गए, ठीक है, आर रिमूव्ड, द रिमेनिंग इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ऐश। समझ रहे हो, आपको ऐश मिल जाएगी, ऐश मिल गई है। अब ऐश में क्या करने वाले हो, दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक सल्फर, फॉस्फेट एटसेट्रा आर आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। देयरफॉर एलिमेंट एनालिसिस, ध्यान रखना, like sulfate and phosphate etc are also seen in acid soluble fraction. Therefore element analysis give elements component of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chloride, carbon etc. इसका रिड्यूसिंग ध्यान रखना, ठीक है। रिड्यूसिंग ऑर्डर मैंने लिखा दिया था आपको उसका कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। While the analysis of the component giving an idea of the kinds of organic substance and inorganic कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो टेबल में अलग अलग दे रखे हैं 9.1 और 9.2 हमने क्लियर कराई दिया है आपको। प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ठीक है, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपोनेंट एटसेट्रा, बट फ्रॉम a biological point of view we shall classify them into amino acid, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड एटसेट्रा, जिसको हमने माइक्रो टर्म दिया, और इनके पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस बनते हैं उनको हमने मैक्रो टर्म दिया, ठीक है। तो बेसिक चीज थी एनसीईआरटी वाली, मैंने क्लियर करा दी है आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ फटाफट, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है बेटा, कुछ भी, कुछ भी डाउट अगर आ रहा है तो आप डिस्कस करो एक बार। नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया। नो डाउट। अब बात करते हैं व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है, वेरी वेरी, एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी क्वेश्चन आया था, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। समझने की कोशिश करना, व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी, क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर, समझाना चाहूंगा, ठीक है, समझो। एक तरफ लिखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक तरफ लिखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक तरफ लिखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, समझो। समझो,
सबसे पहले बात आती है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते कहां हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो सब सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, समझना। इसलिए ऑल ऑर्गेनिज्म में बनते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन ऑल ऑर्गेनिज्म। एक तो लाइन लिखी तू मैं पहले तो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं बनते। क्या होता है समझाता हूं, अभी अटेंशन मत लो। प्लांट में बनते हैं, फंजाई में बनते हैं, समझना, बैक्टीरिया में बनते हैं, समझ रहे हो। भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करता हूं तो प्रोड्यूस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझे, क्लियर, बहुत बहुत बढ़िया। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन ओनली प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। समझ में आया नहीं आया, प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया, समझे नहीं समझे, हाँ बेटा, ठीक है। तो बेसिक लेके चल रहे हैं अभी, प्रोड्यूस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस इन ओनली प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। इनका रोल क्या होता है, मेन रोल क्या है और किस फेज में बनते हैं। अगर मैं रोल की बात करता हूं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मेन रोल होता है बेटा, ठीक है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, इन सब में रोल होता है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल इनमें नहीं होता, समझाऊंगा अभी किस में होता है, ठीक है। तो एक तो समझो मेरी बात, इनका रोल क्या है। ग्रोथ में, ठीक है, डेवलपमेंट, एंड रिप्रोडक्शन, इन सब में रोल है। कहां बनते हैं, प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज के दौरान ये बनते हैं, समझना मेरी बात। और आपको ध्यान हो, एक कर्व हम बनाते थे ऐसे करके, याद होगा। सबसे पहले फेज आती है स्टेशनरी फेज, सॉरी लैग फेज, लॉग फेज को ग्रोथ फेज बोलते हैं, फिर स्टेशनरी फेज आ जाती है ऐसे ऐसे, यहां से यहां तक, ये तो ग्रोथ फेज होती है, ग्रोथ। ये स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी फेज। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहले लैग फेज होती है, इनिशियल फेज, फिर लॉग फेज होती है, ग्रोथ फेज, ठीक है, फिर स्टेशनरी फेज आती है, स्टेशनरी। तो अगर मैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करता हूं तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ फेज। जबकि अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कब बनते हैं, प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज, जगह कम है। दे सकते हैं इसको, कोई नहीं।
2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। इनका रूल क्या है, रूल समझाता हूं। ठीक है, अब रूल समझो, रूल क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऐसे समझो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, ठीक है, कब बनते हैं? ड्यूरिंग ग्रोथ फेज बनते हैं। क्या करते हैं? हर एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अमाइनो एसिड, जैसे सिंपल शुगर, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो बहुत एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए। आप समझ रहे हो? प्रोड्यूस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? कब बनते हैं? ड्यूरिंग ग्रोथ फेज बनते हैं। सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? आप समझो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं बनते, प्रोड्यूस ओनली इन प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? देखो, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे मानो एक बैटरी प्लेट है, उसमें एक बैक्टीरियल कॉलोनी पड़ी हुई है, आपने कोई और 2 बैक्टीरियल कॉलोनी डाल दी है उसके अंदर, तो ये कंपटीशन करेंगे अपने फूड को लेने के लिए, तो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी सर्वाइबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सर्वाइबिलिटी जिंदगी जीने के लिए इनको, ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो सकते हैं कभी ना कभी इनडायरेक्टली, पर डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ फेज में नहीं बनते। कब बनते हैं? स्टेशनरी फेज में बनते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस है अपने को स्टेबल करना। स्टेबिलिटी के लिए इनको कंपटीशन भी करना पड़ता है, अपनी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को मारने के लिए टॉक्सिन भी रिलीज करने पड़ते हैं। आप समझ रहे हो? अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर टाइप के सब्सटेंस बनाने पड़ते हैं। समझ रहे हो? इनडायरेक्टली ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली ग्रोथ में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्वाइबिलिटी के लिए जिन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आप समझ रहे हो? डायरेक्टली ग्रोथ में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। समझ गए? डायरेक्टली ग्रोथ में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, समझना होगा। ठीक है, डायरेक्टली ग्रोथ में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इनडायरेक्टली ग्रोथ में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। समझे या नहीं समझे? ओके, बस खत्म कर रहे हैं, लास्ट। ठीक है, बड़ी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो समझ में आया? आया नहीं आया? पीएमएस, चलो बहुत सही। ठीक है, तो इनका मेनली रोल क्या होगा? प्रोटेक्शन में इनका रोल होगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका रोल क्या होगा? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोथ। ठीक है, हाँ, रिप्रोडक्शन में भी इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एटसेट्रा। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हो सकता है, मेनली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, और भी इनके समझो डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक पाथवे रन होते हैं, उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। डिफरेंट टाइप के जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्टली ग्रोथ में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए मैंने लिख दिया इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। समझ में आया नहीं आया? ओनली फॉर सपोर्ट, ओनली फॉर सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट के लिए होते हैं, ओनली फॉर सपोर्ट। प्रोटेक्शन ओनली फॉर सपोर्ट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। समझ में आया नहीं आया? ओके, कोई डाउट शाउट नहीं होगा भाई? जो हमने ग्राफ की बात की थी उसमें कोई डाउट? ग्राफ में भी कोई डाउट नहीं है आपको? क्लियर है? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। जो लॉग फेज है उसके लिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम? लॉग फेज के लिए टर्म यूज कर रहे हैं हम ग्रोथ फेज,
और स्टेबिलिटी के लिए जो फेज आ रही है उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम स्टेशनरी फेज। पर ध्यान रखना है कि जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, ये ग्रोथ फेज में बनते हैं, और जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए होते हैं। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है उनका ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टली इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी और काम के लिए, ठीक है, फॉर सपोर्ट के लिए, फॉर प्रोटेक्शन के लिए, अदर चीजों के लिए, ठीक है। तो अब क्या प्राइमरी तो आप जानते हो, प्राइमरी के मैं एग्जांपल बोलूंगा तो आपको ढेर सारे पता हैं आपको, ठीक है। सेकेंडरी के एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमेशा लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर दो उसके अंदर, भाई लार्ज क्वांटिटी में क्यों बनेंगे? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ग्रोथ के टाइम पर है, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए नहीं है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स द सेकेंडरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो अमाइनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, एटसेट्रा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, समझो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन इस टेबल से आ रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं आते, इसमें आते हैं पिगमेंट्स। क्या पिगमेंट की रिक्वायरमेंट ग्रोथ में होती है, रिप्रोडक्शन में होती है, डेवलपमेंट में होती है? नो, ठीक है। ये अदर सब्सटेंस में यूज होते हैं, अदर सब मतलब और चीजों में यूज होते हैं, आप जानते ही हो, जैसे कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ऑल आर पिगमेंट, आप जानते हो, कैरोटिन, कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन, साइनिन ब्लू कलर के लिए आ गया, ठीक है, पढ़ रखे हैं आपने एल्गी फंजाई के अंदर। तो ये सब क्या है? पिगमेंट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। एल्केलॉइड्स, मैंने बताया प्लांट के अंदर एल्केलॉइड्स होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। पपाइवर सोमनीफेरा, ठीक है, अफीम, उससे हम 20 टाइप के एल्केलॉइड आइसोलेट करते हैं जो ड्रग्स में यूज करते हैं, लाइक मॉर्फिन, कोडीन, पूरा ड्रग का चैप्टर चलेगा खतरनाक लेवल पर, ठीक है। तो ये सब क्या है? ड्रग्स, मॉर्फिन, कोडीन, सब क्या है? ड्रग्स। चाहे मॉर्फिन हो, कोडीन हो, ये क्या है बेटा? इट इज अ ड्रग्स। मैं आगे पढ़ाने वाला हूं डिटेल में, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ड्रग्स। ड्रग्स वाले चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं इनको, मॉर्फिन, कोडीन को, एल्केलॉइड्स हैं। टर्पिनॉइड्स जैसे मोनोटर्पिन्स, ठीक है, डाइटर्पिन्स, ये सब इट इज ऑल आर फाइटोकेमिकल्स। ऑल आर फाइटोकेमिकल जो प्लांट में होते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बट डायरेक्टली ग्रोथ में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं, ठीक है। टर्पिनॉइड्स ये एकदम फसूका टाइप का निकालते हैं, झाग टाइप का, ठीक है, वो झाग टाइप के जो स्ट्रक्चर निकलते हैं ना शेक करने पर, वो टर्पिन्स होते हैं, ठीक है। मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। अच्छा, एसेंशियल ऑयल, आजकल देखा होगा ना, बड़ा एरोमा, एक अच्छी सी महक का बड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया है। हम लोग कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें एक बेहतरीन एरोमा के लिए एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं। जैसे भाई गुलाब जल जो आप यूज करते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक सब्सटेंस के अंदर, वो क्या है? एसेंशियल ऑयल, लीफ में मिलने वाले एक बेहतरीन एसेंशियल ऑयल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, लेमन ग्रास ऑयल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। टॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एब्रिन एंड रोसिन, इट इज टॉक्सिन्स। ये क्या है? टॉक्सिन्स। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर,
सब पॉइजन है, पॉइजन। मैंने बताया था कि अपने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर कोई होती हैं, ठीक है, या समझ रहे हो, एक जैसा पॉइजन जो अपने को प्रोटेक्ट करने में भी यूज करते हैं, प्लांट्स हुए या अदर सब्सटेंस कोई भी हुए, तो अपने को प्रोटेक्शन में इन टॉक्सिन्स को भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा आपको, एब्रिन और रिसिन बोथ आर टॉक्सिन्स, पॉइजन है बेटा ये, ठीक है, टॉक्सिन्स है, पॉइजन है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, जो अदर टाइप के इंसेक्ट हुए जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। अदर टाइप के जो भी सब्सटेंस जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको किल करने के लिए इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लैक्टिन्स, टॉक्सिन समझ में आ गया, लैक्टिन्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लैक्टिन्स में आता है कॉनकेनाविलिन ए, बहुत ज्यादा यूज होता है कॉनकेनाविलिन ए। कहां यूज होता है समझाता हूं, ये लैक्टिन्स कहां यूज होते हैं, लाइक कॉनकेनाविलिन ए, ठीक है। ये अक्सर कर वायरस और बैक्टीरिया जब हमारी सरफेस से अटैच होते हैं, तो अटैचमेंट में इनको यूज करते हैं, फॉर अटैचमेंट। भाई कोई भी वायरस किसी सरफेस पे अटैच होगा तभी तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, तो अटैचमेंट के लिए इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज करते हैं वायरस बैक्टीरिया। समझना मेरी बात, ठीक है। ठीक है, फॉर अटैचमेंट ऑन होस्ट सरफेस यूज बाय बैक्टीरियन वायरस कॉनक्लाविन ए, ठीक है, लैक्टिन्स होते हैं। अच्छा, ड्रग्स आपने पढ़ा होगा, एंटी कैंसर ड्रग विन ब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, कुरकुमिन, समझ रहे हो, कुरकुमिन। मैं बोलता भी हूं कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखती है हल्दी, आपकी डाइट में होनी चाहिए। पर डे आप क्या करो, डाइट में हल्दी को इंक्लूड करो, आप समझ रहे हो। डिफेंस एक्शन, डिफेंस का मतलब है प्रोटेक्शन के लिए। डिफरेंट भाई भाई आप समझो मेरी बात, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया आपने प्लेट में ग्रोथ की, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी क्लोजली स्पीसीज, भाई कंपटीशन किसका कर रहे हैं, फूड कॉमन है दोनों का, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को मारने के लिए कुछ को टॉक्सिन रिलीज करते हैं, समझ रहे हो। उन टॉक्सिन, इट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ऐसे प्लांट भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन, डिफेंस के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, समझ गए ना मेरी बात। तो ड्रग्स में विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, ये सब एंटी कैंसरस ड्रग हैं, एंटी कैंसरस। एंटी कैंसर ड्रग, तो एंटी कैंसर ड्रग में हम यूज करते हैं विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, कुरकुमिन, जो हल्दी में मिलता है, कुरकुमिन। मैं बोलता भी हूं हल्दी बहुत बेहतरीन है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, बॉडी में नेचुरल किलर सेल, बॉडी में नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन को इंड्यूस करती है कुरकुमिन। तो आपकी डाइट में कुरकुमिन होनी चाहिए। कुरकुमिन आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती है, तो बेहतरीन ड्रग भी है, ठीक है, कुरकुमिन। विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, सदाबहार प्लांट आता है, सदाबहार कलरफुल होते हैं ना, उससे हम आइसोलेट करते हैं, इसको कैंसर में यूज कर रहे हैं, और दोनों ही एंटी कैंसरस हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे रबर हुआ, गम हुआ, सेलुलोज हुआ, ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे सेलुलोज है, इनडायरेक्टली सपोर्ट में हेल्प करता है, सपोर्ट, प्लांट का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप समझ रहे हो, पर डायरेक्टली ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। गम, रबर, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, समझे या नहीं समझे, ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड करते हैं यहां पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे कॉनकेनाविलिन ए, क्या है कॉनकेनाविलिन ए, जरा बताओ। इट इज अ लैक्टिन्स है, कॉनकेनाविलिन ए एल्कलॉइड नहीं है, एसेंशियल ऑयल नहीं है, पिगमेंट्स नहीं है, लैक्टिन्स हैं। जैसे द 4 एलिमेंट दैट मेक अप 96, मतलब मैक्सिमम क्या होते हैं, ओसी नाका, तो उसमें ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता, सल्फर भी नहीं होता, ओसी नाका है, तो ये आ गया ओसी नाका है, ठीक है। इसके अंदर थर्ड आ जाएगा, ये मेन कंपोनेंट है जो इसके अंदर होते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट, रबर तो है, एसेंशियल ऑयल पढ़ाया था, टेनिन्स हमने पढ़ाया था, हाँ, क्लोरोफिल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं होते, आप समझ रहे हो।
द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल, भाई मैक्सिमम क्या मिलता है? वाटर। 70% क्या होता है? वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज एल्कलॉइड इन नेचर। एल्कलॉइड में क्या होते हैं भाई? बताया था मैंने भाई, मॉर्फिन, कोडीन, ऑल आर एल्कलॉइड्स। मॉर्फिन, कोडीन्स आर ऑल आर एल्कलॉइड्स। तो कोडीन एल्कलॉइड्स है। कोडीन कौन है? एल्कलॉइड्स है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। द सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट एक्ट एज द टॉक्सिन। टॉक्सिन की तरह कौन काम करता है भाई? ये तो नहीं करता, कुरकुमिन भी नहीं करता, ठीक है, मोनोटर्पिन्स भी नहीं करते, हाँ, ठीक है, एब्रिन। एब्रिन इट इज अ टॉक्सिन जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी है। आप समझ गए ना? ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कोई भी डाउट शाउट हो तो मुझे बताओ। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ। कल का मतलब है अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट कराने वाले हैं आपको, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, एक एक स्ट्रक्चर समझाते हुए, बनाते हुए, बॉन्डिंग के साथ आपको एकदम टॉप लेवल पे लेकर के जाऊंगा, ठीक है। तो आज बिल्कुल बेसिक लेके चले थे, पर बेसिक भी इंपॉर्टेंट था। इस बेसिक से नीट में हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। इस बेसिक से भी नीट में हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फुल एनर्जी के साथ। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।